हुआ करता था, गुट निरपेक्ष आंदोलन के हम नेता हुआ करते थे, और दुनिया में जब दुनिया दो भागों में अपने बटी हुई थी, उसमें से एक तीसरी बड़ी ताकत लेकर के हम खड़े होते थे। और उस समय वही स्थिति थी कि हमारी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत न होते हुए भी पंडित नेहरू जिस मंच पे खड़े होते थे तो इनकी बात का माने होता था। और आज की तारीख में हम धीरे धीरे क्रमशः अपने सारे मित्र खोते जा रहे हैं, अपने सारे स्वाभाविक मित्र खोते जा रहे हैं। तो ऐसी हालत में ऐसे जो भी संगठन बनेंगे उसमें हमारी क्या स्थिति बन पाएगी? मलाकार जी। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक इतिहास की बात है, क्योंकि वो उदारवादी जो दुनिया की व्यवस्था थी, जिसे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं, उसकी उपज थी। जब स्वतंत्रता आंदोलन पूरे दुनिया के अंदर चला, उसके बाद पोस्ट नेशनल लिबरेशन का वो स्टेज था जिसमें कि जनता का दबाव भी था, और गुट निरपेक्ष इस हैसियत से वो एक कामयाब संगठन था। लेकिन गुट निरपेक्ष हमेशा कामयाब संगठन नहीं हो सकता, क्योंकि 1990 के बाद जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो उसके बाद गुट निरपेक्ष को जो ताकत देने वाली संस्था थी वो तो खत्म हो गई। तो वो खत्म होने के बाद गुट निरपेक्ष के तमाम देश नव उदारवादी व्यवस्था के चंगुल में फंसे, और नव उदारवादी चंगुल व्यवस्था पड़ने के बाद आप देखेंगे कि दुनिया के पैमाने पर शुरू के दिनों में, 90 के बाद के दिनों में, लगातार 90 से लेकर के 2000 तक के बीच में आप देख रहे हैं कि एक ध्रुवीय व्यवस्था ही बहुत ज्यादा प्रभावशील रही। लेकिन इस एक ध्रुवीय व्यवस्था के खिलाफ जो है बहुध्रुवीय व्यवस्था के एक संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें ब्रिक्स का भी और बहुत सारे विश्व के अंदर छोटे छोटे संगठन रीजनल पैमाने पर रीजनलिज्म ने उसको चैलेंज देना शुरू किया, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि लैटिन अमेरिका के अंदर भी और उसके बाद एशिया के अंदर भी हर जगह रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बने, और उसी के तर्ज पर अफ्रीका के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन बने, जिसे अफ्रीकन यूनियन कहते हैं। यह सब जो है यह एक ध्रुवीय व्यवस्था को ही संबोधित करता था कि हम एक ध्रुवीय व्यवस्था नहीं रहने देंगे। जब नव उदारवादी दौर में जब एकमात्र एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती मिलना शुरू हुआ तो विभिन्न ढंग के विश्व के और तमाम संगठन खड़े हुए, और उसमें ब्रिक्स भी खड़ा हुआ। ब्रिक्स पहले इब्सा का रूप लिया, आप जानते हैं, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का लिया। उसके बाद धीरे धीरे चीन ने देखा कि यह संगठन जो है हमारी पहुंच के बाहर है, तो चीन भी उसके अंदर जाकर के फिर चीन उसमें गया, तो पहले ब्रिक बना, फिर चाइना के हस्तक्षेप से साउथ अफ्रीका को लाया गया, तो फिर ब्रिक्स बना, एस जुड़ा उसके बाद में। ऐसी परिस्थिति में ब्रिक्स के अंतर्गत ब्रिक्स एक उदारवादी विश्व व्यवस्था का एक अंग है, जहां वो दूसरे और जो कॉरिडोर बनाए गए हैं, पैसिफिक कॉरिडोर बनाए गए हैं, और पैसिफिक कंट्रीज को साथ में लेने की कोशिश, और इजराइल के साथ भारत का हमेशा संबंध, जिस पर भारत की एक अविश्वसनीय स्थिति हो गई है। ऐसी स्थिति में ब्रिक्स के अंदर इसके प्रभाव जो है वो कम हो गए हैं। आप जानते हैं कि ब्रिक्स के अंदर कौन कौन संगठन है। पुराने समाजवादी टूटे हुए संगठन है, जिसमें ब्राजील है, जिसमें रूस है, जिसमें चीन है, और साउथ अफ्रीका का भी प्रकृति कोई खास उस तरह से वर्ल्ड कैपिटलिज्म की नहीं है। करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मामला है, लेकिन फिर भी यह एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि एक दूसरे को ये चुनौती देता है। इसमें भारत का हस्तक्षेप एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हस्तक्षेप है, और ये एक सकारात्मक कदम है कि एक ध्रुवीय व्यवस्था के को इसमें चुनौती ब्रिक्स के माध्यम से दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आप सारे लोग जुड़े, अपनी बातें रखिए। इतना तो निश्चित है कि जब हम मजबूत होंगे, अपनी नब्ज पर पहले हाथ हमको रखना होगा। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो फिर अगल बगल के लोग भी हमको मजबूत करेंगे, और दुनिया में जो भी परिवार बनता है उन सबको जो तो अपने साथ मिला करके देख के चलना पड़ेगा, अपनी दृष्टि चौकस रखनी पड़ेगी। और यही स्थिति है आज जो ब्रिक्स का भी संगठन है, उस ब्रिक्स के अगर हम क्रमबद्ध उसके विकास पर देखें, और आज हम ये जहां तक ये 5 देशों से आज हम 11 देश पहुंच गए हैं, तो दुनिया की नब्ज के साथ चलना पड़ेगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ अपने आप को जोड़कर चलने के लिए, उसके साथ कदम ताल करने के लिए हमको भी अपनी अंदर की व्यवस्था और बाहर की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सबको मजबूती प्रदान करनी होगी। और
यही आज का संदेश है। आप सारे साथी हमारे साथ जुड़े